हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स लेके आई हूँ जो हम बैठ के सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे होते हैं, उनका आंसर कैसे करते हैं, किस तरीके से बेसिकली किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, पेपर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइडेड होता है, विच इज रीडिंग एंड राइटिंग। ओके। इसके अंडर पार्ट्स होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, ग्रामर होता है, आपका लिटरेचर आ जाता है। ये सब कुछ होता है जो पूरे पेपर में पेपर को कॉम्प्राइज करता है बेसिकली। तो जो हमारी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, दैट इज दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस। और इंस्ट्रक्शंस रीड करिए केयरफुली, और जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करना है। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट ए, विच इज रीडिंग। तो ये जो है, ये अनसीन पैसेजेस होते हैं। ओके, ये 20 मार्क्स के होते हैं। मेरे को ऐसे लगता है जो ये होता है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है हमारे एग्जाम का, इंग्लिश एग्जाम का मेनली। इसके अंदर ये आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ है पूरा। ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे जो आपको आंसर करने हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था अपने 10th का, तो मैं क्या करती थी, मैं पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेती थी, एक बार क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बिठा लेती थी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद जाके मैं अनसीन पैसेज पढ़ती थी। और अगर हमको कोई आंसर मिल जाए, दिख जाता था यार ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, इसका आंसर ये होता है, तो मैंने मार्क कर लेना चाहिए, मार्क कर लेती थी मैं उस चीज को। तो ये मेरा टाइम बचाता था। और कहीं ना कहीं टाइम ही बचाता था, पेपर में तो टाइम ही बचाना होता है, ठीक है। तो ये आपका अनसीन पैसेज है। मैं चाहती हूँ एक बार आप इसको पढ़ लो। One of the greatest values of punctuality is that it gives us discipline to life. We have to get upon time. तो एक बार मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरे पैसेज को रीड कर लो, उस पर मैं आपको बताती हूँ मेन पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर के खेल में। तो लेट्स गेट यू नो लेट्स डाइव इनटू इट। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है, इट इज अबाउट डिसिप्लिन, इट इज अबाउट पंक्चुअलिटी। काम में एफिशिएंसी लेके आता है, हमें सक्सेस की टुवर्ड्स पुश करता है, इट इज की टू सक्सेस। एंड और जो इसके अंदर है, जो इंडिविजुअल्स पंक्चुअल नहीं होते हैं उनको बहुत इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है। जैसे फोर्थ पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में लिखा है, इंडिविजुअल्स आर नॉट पंक्चुअल, दे कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू अदर्स। दूसरों को इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है। सो बीइंग unpunctual and non-disciplined creates a lot of trouble to others as well. अपने आप को तो होता ही है और दूसरों को भी बहुत ट्रबल में डालता है। Being in discipline helps in personal development, ये भी इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है। ओके। तो हम एक बार इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। इसके क्वेश्चंस में क्या है? Which of these is a merit of punctuality? अब आप मुझे आंसर, अब मैं आपको पैराग्राफ पढ़ने का टाइम दिया था, अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। सो लेट्स आंसर द क्वेश्चंस जो हमें नीचे दिए गए हैं। सो यहाँ पे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द 12 दैट फॉलो। अब यहाँ पे हमें 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमको सिर्फ 10 आंसर करने हैं। जो बेस्ट 10 जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, आप वही सिर्फ आंसर करो एंड लीव द रेस्ट टू। ओके। अब विच ऑफ दीज इज अ मेरिट ऑफ पंक्चुअलिटी? there's a hazardous there's a chance of hazardous work, ऐसा हो नहीं सकता। It provides ample time to do our work correctly and properly, ये भी इसका मेरिट नहीं है। It makes you a world leader, it helps you keep promises का इसमें कोई सेंस है नहीं। तो इसका आंसर जो बनता है, वो बनता है हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। ओके।
तो जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रीचिंग लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट। अगर हम किसी अपॉइंटमेंट पे लेट जाएं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? वन कैन लूज अ बैटल, इट इज इनकरेक्ट। वन हैज टू डू थिंग्स हरिडली, इट इज अनकरेक्ट। वन कैन लूज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अपॉइंटमेंट पे लेट जाने से कोई अपॉर्चुनिटी लूज करे, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आई थिंक इसका आंसर इज दे कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू अदर्स। What are the consequences of reaching late for an appointment? So they cause a lot of inconvenience to others. This can be the answer. One can lose a battle. No. One has to do things hurriedly. No. One can lose on a great opportunity. अगर कोई अपॉइंटमेंट पे जा रहा है, उसको कुछ काम है, तो obviously he can lose big opportunity, right? So I think इसका answer is fourth. Okay, moving forward. Which of these is the benefit of being a disciplined person? It makes you socially acceptable. It calls for a great deal of sacrifice. People have to wait for them. We have to cultivate it painstakingly. I think iska answer is first. It makes you socially acceptable. Okay. Dash is the hallmark of the world leaders. पंक्चुअलिटी, अब जब पूरा का पूरा पैराग्राफ ही पंक्चुअलिटी पे है तो इसका आंसर तो बड़ा ही ऑब्वियस हो जाता है. Which of these is not true with the context? Unpunctual invites trouble and worries. It can be. All of us are born with the virtue of punctuality. Nahi. Punctuality demands a disciplined life. It can be an answer. Punctuality yields good results. Can be an answer. अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको बताना है इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी यहाँ पे नॉट ट्रू लिखा हुआ है. फर्स्ट ट्रू लग रही है, सेकंड फॉल्स लग रही है, थर्ड ट्रू लग रही है, फोर्थ भी ट्रू है. तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए. ओके, गोइंग फॉरवर्ड. Choose the option that best captures the central idea of passage. Punctuality is a thief of time. That man who is regular and punctual will always get success in all walks of life. Most of us leaves to be on time, thus always late. When the evening comes, prepare yourself for tomorrow. अब आप बताओ इसमें से क्या बेस्ट कैप्शन, मतलब आपके हिसाब से, आपकी थिंकिंग के हिसाब से क्या सही हो सकता है, क्या कोट सही बैठता है इस पैराग्राफ में? तो आई थिंक एफ का आंसर हमारा सेकंड होता है, क्योंकि दैट मैन हु इज रेगुलर पंक्चुअल विल ऑलवेज गेट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ टाइम. ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर होगा. जी पे आते हैं. नेपोलियन इज सेड टू हैव लॉस्ट बॉटल ऑफ वाटरलू बिकॉज. अब देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको इस पैराग्राफ में देखना है नेपोलियन की बात कहाँ पर हो रही है. It is said that Napoleon lost the Battle of Waterloo in 1858 because one of his generals came late. ठीक है, तो अब इसका आंसर आप समझ सकते हो कि नेपोलियन इज सेड टू हैव लॉस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू बिकॉज. थर्ड पॉइंट इज द आंसर. ओके, जहां वहां जैसे वहां मेंशन करा हुआ है, वन ऑफ हिज generals was late. Cultivating punctuality is a dash process. बताओ क्या है, कौन सा प्रोसेस है? Cultivating punctuality is a painstaking process. Okay. अब यहाँ पे हमारी बात हो रही है बेसिकली एंटोनियम मीन्स जो भी वर्ड दिया गया है उसका ऑपोजिट. ठीक है, उसका अपोजिट बताना है हमको. सो क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? किसी की बुराई करना, किसी का बार बार उसको नीचा दिखाना. अब किसी को क्रिटिसाइज करना मतलब बुराई करना होता है. अगर क्रिटिसाइज का अपोजिट हम करेंगे तो दैट मीन्स एप्रिशिएटेड. ओके, तो इसका आंसर ये है. सो व्हाट इज एंटोनियम फॉर वर्ड्स हैप्पीहार्टेडली? हैप्पीहार्टेडली मतलब बुरी तरीके से, कुछ डिजास्टरस काम करना. अब डिजास्टरस काम का अपोजिट क्या होता है? प्रॉपरली. ओके, इसका ये आंसर हो सकता है. डिसकोर्टियस इन पैरा 4 मीन्स. बताओ. अब इसका मीनिंग पूछा गया यहाँ पे, कोई
अपोजिट या सिनोनिम नहीं पूछा गया है, इसका अपोजिट पूछा गया है। अब मैं इस चीज के बारे में बहुत अनश्योर हूँ, मुझे इसका आंसर नहीं पता। हमें सिर्फ 10 आंसर करने थे, मैंने 10 आंसर कर दिए। अब मैं ये दो छोड़ दूंगी, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ, इसका जो आंसर है उसका मतलब ये है, और जो वर्ड विगिल का जो मतलब होता है दैट इज सर्विलियंस। सर्विलियंस का मतलब सब समझते हैं क्या होता है, नजर रखना। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है। ओके, मैं ये सेकंड पैराग्राफ आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप एक बार इस पैराग्राफ को समझो, पढ़ो, और फिर मुझे बताओ कि इसके आंसर्स क्या होंगे। इसके आंसर्स हम फटाफट डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ से एक बार आप गो थ्रू करना स्टार्ट करो। ये पैराग्राफ क्या है, छोटा सा पैराग्राफ है, आप देखो इसके अंदर क्या है। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। सो जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इट इज अबाउट ब्यूटीफुल हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, जैसे यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ब्यूटीफुल हमिंग बर्ड्स। ओके, यहाँ पे मेंशन करा है हमिंग बर्ड्स कहाँ की, वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका की हमिंग बर्ड्स के बारे में बात करी गई है। वहां बताया गया है हमिंग बर्ड्स किससे रिजेम्बल करती हैं, उनके एग्स का क्या साइज है, उनका नेचर कैसा है, वो प्रोटेक्टिव बिहेवियर की है, वो ऑफेंसिव है, आई मीन डिफेंसिव है अपने बच्चों को लेके। तो ये पूरा पैराग्राफ उसके बारे में है, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दैट। ओके, सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, वेयर आर द ब्यूटिफुल हमिंग बर्ड्स फाउंड इन द वर्ल्ड। अभी पहले ही उसमें लिखा हुआ था इसका आंसर, विच इज वेस्ट इंडीज एंड साउथ अमेरिका। इसका आंसर ये है, हमिंग बर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सो ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ देयर फेदर्स, हमिंग साउंड प्रोड्यूस्ड, पॉइंटेड बीक। इसका आंसर जो है दैट इज हमिंग बर्ड्स आर फेमस फॉर देयर हमिंग साउंड्स। ओके, तो इसका आंसर इज सेकेंड, सॉरी, इसका आंसर ये है सेकेंड। ओके, व्हाट इज यूनिक अबाउट हमिंग बर्ड्स हेड, कि इट्स शाइन्स लाइक अ स्पार्कलिंग क्राउन, इट्स ह्यूज, इट्स वेलवेट साइज ऑफ पेबल। इसका आंसर है फर्स्ट, इट इज लाइक अ स्पार्कलिंग क्राउन। द नेस्ट ऑफ हमिंग बर्ड दैट द नरेटर फाउंड वाज ऑफ, किसका था बताइए। कॉटन फाइबर्स का था। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस हमें आंसर करने होते हैं। अब ये बाकी क्वेश्चंस है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस आप आंसर करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर है इनका। ओके, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो ये लिटरेचर का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है हमारा, इसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट वाला है हमारा, जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आपके चैप्टर वांडा वाले चैप्टर से है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम bullies and she cried for hours if she saw any animal mistreated. If anybody said to her, don't you think that is cruel way to treat Wanda, she would be very surprised. Cruel? Why did the girl say that she had her dress? ये करके तो आपको पता ही है ये कौन से चैप्टर की बात हो रही है। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, whom does she refer to in one line? मैडी नहीं पता, पेगी नहीं है, मिस मेसन, नो इट्स वांडा। ओके, व्हाट एटीट्यूड डिड शी हैव टुवर्ड्स एनिमल, बताओ। जिस तरीके की बात इस एक्सट्रैक्ट में करी गई है तो उसके हिसाब से शी वाज caring. Who claimed to possess 100 dress? It is Wanda. Okay. What justification does she give for teasing the girl who claimed to possess 100 dresses? That is, it is only for the sake of fun.
जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों को आंसर बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू द टेक्स्ट। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में यूजुअली, मतलब यूजुअली क्या, भी पार्ट तो है ही पेपर का, बट हो सकता है कि यही सेम भी आ जाए। सो थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहो साथ साथ मेरे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सेम एज पैटर्न? ये बहुत इजी है, ये बहुत आसानी से आप लोगों को आना चाहिए। Battered also means mistreated. ओके, अब हम इसके सेकंड पार्ट की मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग कौन से वाले चैप्टर का नाम है बताओ? वेट करियो, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। मिस्टर कीजिंग वाला चैप्टर इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ओके, अब इसका ये हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he would finally had enough. And Frank, as punishment, and Frank, as punishment for talking in class, would be entitled as quack quack quack, said Mistress Chatterbox. So, who was Mr. Keesing? He was a mathematics teacher, Anne Frank. Okay. What did Mr. Keesing do when Anne Frank did not show any change in her behavior? उसको एक और टॉपिक दे दिया गया ऐसे लिखने के लिए। Why was Anne punished on the continuous basis? बताओ। Because ये तो बहुत easy है ना। Because she would talk during the class. Which word means opposite of reformable? बताओ, फटाफट आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी आंसर बताओ। Reformable का मतलब proceeded. Pick the option that correctly classifies the facts and opinions of students below. अब ये आपके लिए है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड टेल मी द आंसर। ओके, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन ई पार्ट के लिए। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये आगे हमें और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the paths of velvet quiet in his quiet rage. So ये वाला आप लोग पढ़ो, पोएम से है एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, मैंने आपको जैसे ऊपर के दो पार्ट समझाए कैसे करने हैं, आपको ये वाले वैसे करने हैं। ये एक और हमारा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ गया। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो आपको ये वाला भी एक बार आंसर करना है। जस्ट पढ़ लो एक बार एंड मन में देख लो कि हाँ यार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ओके, अब हम आते हैं ग्रामर पे जो 10 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पे हमें चूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा सही आंसर जाएगा। सो ड्यू टू डैश मटेरियलिज्म देयर इज अ शिफ्ट इन डैश वैल्यूज ऑफ यंगस्टर्स। ओके, ड्यू टू growing materialism, there's a shift in values of youngsters. They dash peace pestering their parents for top gadgets, though there isn't any need for the same. तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ड्यू टू ग्रोइंग मटेरियलिज्म देयर इज अ शिफ्ट इन द वैल्यूज ऑफ यंगस्टर्स, दे डैश पेस्टरिंग देयर पेरेंट्स द फॉर एट क्या आएगा? सेकेंड पार्ट का आंसर इज their shift in the values. Okay, the values. And इसका है they
कॉन्टिन्यूअस इसका आंसर है। ओके, लास्ट वाले का आंसर इज दे कंटिन्यू पेस्टरिंग देयर पेरेंट्स फॉर टॉप गैजेट्स दो देयर इजंट एनी नीड फॉर द सेम। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Choose the correct option to fill in the blanks to complete conversations between Ravi and Raj. Ravi, I'm really excited about the trip. Raj, I have been to a place when I was a child. ठीक है, इसका होगा I was a child. If we travel by train, we can reach faster. We will go by train. That we reach in time. Okay. तो इसका जैसे मैंने आपको आंसर बता ही दिया कि आई हैव बीन टू अ प्लेस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ट्रैवल बाय, वी रीच। अब ये सेवेंथ पार्ट जो है पढ़ लो एंड आंसर इट बाय योरसेल्फ। मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट बी विच इज राइटिंग। हमारे पास राइटिंग के अंदर इज लेटर टू द एडिटर, जहाँ जैसे आप फर्स्ट वाला पढ़ सकते हो। You see that people of all age group are highly dependent on technology. This has negative impact on health and social relationships. Write a letter to the editor of a daily national expressing your opinion and views on the increased human dependency on the technology. You are Sneha of this and this address of Vikas Puri, न्यू दिल्ली। तो मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देती हूँ क्या होता है और कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। तो वी स्टार्ट बाय, जैसे उसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास हमें एड्रेस दिया गया है कि आप स्नेहा हो ऑफ RO 448 ब्लॉक A। फिर सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे विकासपुरी, न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर यहाँ पर लाइन छोड़ दी जाएगी एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट जो डेट है। फिर वापस हम लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे द एडिटर। कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो दैट डिपेंड्स। जैसे हम लिखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स, और कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस, इट इज इन न्यू दिल्ली। फिर वापस हम एक लाइन छोड़ेंगे, वी आर गोइंग टू राइट सब्जेक्ट reason why you are writing it, leaving one more line, we'll write respected sir, और फिर लीविंग नो लाइन हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक आउट योर पेन एंड राइट वट एवर आई एम सेइंग नाउ। ओके, सो हम इसको स्टार्ट करेंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw attention of the concerned authorities towards the problem of all age groups that are highly dependent on technology. ठीक है, I'm repeating it. Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards the problem of all age groups being dependent on
टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद आप लोग कंटेंट में डालोगे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्यों हैं, टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्यों हैं, किस चीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, अपना ओपिनियन दोगे। और लास्टली आप लिखोगे कि आई होप यू टेक appropriate appropriate measures to correct it, and उसके end में thanking you, your sincerely, स्नेहा, और आपकी डेजिग्नेशन क्या है। ओके, तो लेटर द एडिटर ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर है यू आर अनीता अमित इन्वेंटरी इन चार्ज ऑफ associates located at 4 Outram Lane, Delhi. Write a letter to Timber Furniture placing order for furniture items. Furnish all the necessary details. ठीक है, अब मैं एक बार आपको इसका भी फॉर्मेट बता देती हूँ कि कैसे होता है इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा और हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम इसका स्टार्ट करेंगे। हमें जो सेंडर्स एड्रेस है हमारा, दैट इज आनंद एसोसिएट्स, Outram Lane, New Delhi. Okay. After that, we are going leaving the line. We are going to write date. उसके बाद जहां पर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, तो हम लिख रहे हैं टिम्बर फर्नीचर को सुभाष नगर, न्यू दिल्ली। तो इसको ऐसे लिखेंगे और फिर हम लास्ट में लिखेंगे सर, और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कंटेंट बॉडी में क्या लिख सकते हैं। हम बॉडी में लिख सकते हैं दिस द फॉलोइंग लेटर is regarding requirements for furniture items in our office. Okay, sorry. Yeah, students, right. Answer, I mean, जो इसका content एक बार वो आप लोग note down कर लो। The following letter is regarding the requirements of furniture for our office. Due to good quality, we have been a loyal customer. We hope quality standards will be maintained. Below mentioned are the requirements. और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप एक टेबल बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, और उसके अंदर अपनी क्वांटिटी और आप लोगों को चाहिए क्या, यू विल बी मेंशनिंग इट देयर। ठीक है, वो एक चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाकर। उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट वी रिक्वेस्ट यू टू डिलीवर द आइटम्स within next 15 days and ensure the good quality. Online payment will be processed once confirmation is received. And lastly, thanking you regards, अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन, जैसे यहाँ पे इट इज अंकिता इन्वेंटरी इन चार्ज। ठीक है, उसके बाद आपका है ये ग्राफ। इसमें आपको बताना है ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। दिस इज वेरी इजी। जैसे ट्रायंगल इज यू नो showing the motorbike, box is showing bus and car, circle is showing pedestrian। so आपको ये देखकर बताना है कि है क्या इसके अंदर। एंड लास्टली हम ये लिटरेचर वाले पार्ट पे आ चुके हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको मेरी सारी पुरानी वीडियोस जहाँ पे मैंने चैप्टर्स को एक्सप्लेन करा गया है वो मैं आपको समझाया है, वहां पे समरीज दी गई है, और अगर आपने एक बार वो समरीज समझ ली आपके लिए ये आंसर करना विल बी लाइक नथिंग। ओके, सो 10th का हम ए पार्ट में लिखा है एनी टू आंसर करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक पार्ट सबका करके बताती हूँ एंड उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें आंसर क्या करना है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आई मीन ये 2 करने हैं, हमें 4 मार्क्स के हैं। 4 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटेंसेस लिखने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो व्हाट मेड द नरेटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन। अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नरेटर वॉज लॉस्ट ऑन हिज वे। Narrator was lost on his way. He was unable to see anything. Hence, he followed another plane in the hope for safe landing. और आगे लिखेंगे दिस वॉज द मेन रीजन। ये 3 सेंटेंसेस बन गए एंड दीज 3 सेंटेंसेस आर मोर देन इनफ। Okay, these sentences are more than enough. Next question is, why did Pranjol's father said that Rajbir has done his homework before visiting Assam? प्रांजल के फादर ने क्यों बोला कि राजवीर ने अपना होमवर्क किया है? ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है और मतलब एनसीईआरटी में इसका आंसर पूरा ढंग से दिया गया है, बट मैं एक बार आपको पॉइंटर्स बताती हूँ इस आंसर के। कि फर्स्टली राजवीर वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू विजिट असम। उसने वहां के टी प्लांटेशन के बारे में पूरी अपनी स्टडी करी थी, पूरा ढंग से पढ़कर गया था, देखकर गया था कि वहां की स्पेशलिटी, वहां पे फेमस क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद जो वहां के गार्डन एंड ऑल है उसने हर चीज के बारे में स्टडी किया था। तो दिस शोज कि प्रांजल ने अपना होमवर्क, आई मीन राजवीर ने अपना होमवर्क किया है। ओके, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ एनकाउंटर्ड व्हेन? ओके, व्हेन डिड, सो इसका आंसर होता है जब फॉर द फर्स्ट टाइम वो आउटर वर्ल्ड में गए थे, तब उनने अपनी फर्स्ट काउंटर करी थी सफरिंग, जो पेन बाहरी दुनिया में है उनने वो तब एनकाउंटर करी थी। कि उन्हें एक मरीनी बॉडी देखी, किसी को भीख मांगते हुए देखा। तो दिस वाज सिद्धार्थ की फर्स्ट एनकाउंटर बेसिकली, जो उनको इतना ज्यादा हिट करा कि उसके बाद वो एक मॉन्क बन गए, गौतम बुद्धा बन गए, वो एक मॉन्क बन गए। ठीक है, आपको ये पार्ट करवा दिया। बी पार्ट आप खुद क्वेश्चंस पढ़ो और ट्राई करो आंसर करने का। अब 11th पार्ट में व्हाट वाज मिस्टर कीजिंग्स रिएक्शन आफ्टर रीडिंग एंड्स पोएम। ठीक है, इसका आंसर तो बहुत आसान है। इसका आंसर है कि मिस्टर कीजिंग टुक दैट, जो भी उसने वो पोएम लिखी थी बहुत लाइट हार्टली उन्हें वो उनकी पोएम ली और उसका ह्यूमर समझा, और उसके बाद उसको अलाउ करा क्लास में बात करने के लिए, और उसको कभी फिर पनिश नहीं किया। ठीक है, वाई डिड चिल्ड्रन मेक फन ऑफ वांडा? इसका आंसर इज कि स्टूडेंट्स को लगता था उसका लास्ट नेम बहुत फनी है, और जिस तरीके से वो बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उनको वो फनी लगता था। एंड सो यही रीजन थे व्हाई दे थॉट वांडा वाज फनी। हाउ डिड वी नो दैट ब्रेड वाज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल इन गोवा? ये भी ग्लिम्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ब्रेड वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। सो ब्रेड वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवा। ब्रेड को बहुत एक नेसेसिटी माना जाता था, चाहे कोई भी ओकेजन हो ब्रेड तो वहां बनती ही बनती थी। और हाउ बच्चों के इमोशंस, बड़ों के इमोशंस कैसे ब्रेड से कनेक्टेड थे, हमें वो पता चलता है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे एंड हम अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, दैट इज पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो दिस इज एन फ्रैंक का क्वेश्चन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से है ये क्वेश्चंस। एन फ्रैंक, इसको हमें एलैबोरेट करना है स्टेटमेंट को। इसके अंदर ये लिखना जरूरी है कि कैसे एन फ्रैंक ने हमें बताया था कि लोगों के पास पेशेंस कम है और एक पेपर के पास उनसे ज्यादा पेशेंस है। तो हम इसका आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है क्या, एन फ्रैंक है कौन। हम ये लिखेंगे कि एन फ्रैंक वॉज अ लिटिल गर्ल who had various people in her life, but nobody she considered
being close to or even share her feelings with. पहले हम इस पॉइंट को इलैबोरेट करेंगे, फिर लास्ट में हम लिखेंगे कि उसको लगता था कि एक पेपर के पास ज्यादा पेशेंस है, क्योंकि एक पेपर ज्यादा फीलिंग अब्सॉर्ब कर सकता है किसी भी इंसान से विदाउट थ्रोइंग एनी टैंट्रम्स। ठीक है, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी इम्पेशंस के, सिर्फ एक पेपर ये है जो मेरी फीलिंग सुन सकता है, इसलिए शी स्टार्टेड टू राइट अ डायरी। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट इज a determined desire can help us achieving our goals, taking cues from chapter Madam Rides the Bus. Madam Rides the Bus, इसके अंदर जैसे वली had very strong determination फॉर राइडिंग बस, तो उसकी डिटर्मिनेशन ने उसको कैसे मदद करा, हाउ हर डिटर्मिनेशन हेल्प हर टू अचीव हर ड्रीम फॉर राइडिंग अ बस। तो इसके अंदर हमें उस पॉइंट को एलैबोरेट करना है। 13 इज अनिल प्लेज अ मेजर रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरि सिंह। ठीक है, अब इसका ये सबसे पहले हम बताएंगे कि हरी सिंह कैसे अनिल के पास आया, अनिल ने कैसे उसको ऑफर करा उसके पास रहने करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए। बट पहले हरी की नीयत खराब थी, वो राइट टाइम का वेट कर रहा था कि कब वो चोरी करेगा अनिल से, और कैसे अनिल ने उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी, कैसे उसकी थिंकिंग बदली कि जैसे हरी ने उससे चीजें चुराई, पैसे चुराए उसके और वो भागने लगा, कैसे उसका माइंडसेट चेंज हुआ कि उसको वो चीज नहीं करनी चाहिए, और वो वापस आया अनिल के पास टू लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। एंड यहाँ पे अनिल का भी बड़प्पन दिखता है कि कैसे अनिल ने ये चीज शो करी, मतलब वो जानता था कि उसने पैसे चुराया, बट कैसे उसने वो चीज अपने मन में रखी और एक ट्रांसफॉर्म्ड हरी को अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पे हम उस चीज को एलैबोरेट करेंगे। और लास्टली हमें ओलिवर लुटेंस का हमें ब्रीफ कैरेक्टर स्केच बताना है। मैंने इसका आंसर पहले भी बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। एंड विद दिस हमने फर्स्ट सैम्पल पेपर खत्म कर लिया है, मैंने आपको समझा दिया है फर्स्ट सैम्पल पेपर क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम और भी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है, सैम्पल पेपर में से सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो उठ के आ जाते हैं, हमें उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, do message me, do comment, mail, whatever suits you the best, and stay tuned for more. Till then, bye bye.